हेलो स्पेशल एजुकेटर्स, वेलकम टू डे 19। चलिए बात करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले समझेंगे ऑटिज्म को। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि अर्ली डेवलपमेंट के टाइम ब्रेन का डेवलपमेंट और फंक्शनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका इफेक्ट कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ऑटिज्म कोई डिजीज नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंटल कंडीशन है जो जनरली अर्ली चाइल्डहुड में बिगिन होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर ऑटिस्टिक इंडिविजुअल सेम नहीं होता। हर चाइल्ड की स्ट्रेंथ, डिफिकल्टीज और सपोर्ट डिफरेंट हो सकती है। DSM-5 के अकॉर्डिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की डेफिनेशन समझते हैं। इसके दो कोर डोमेन्स हैं। पहला है परसिस्टेंट डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन और दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज। सिम्टम्स अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में प्रेजेंट होते हैं और डेली फंक्शनिंग को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकते हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है डिफिकल्टीज टेम्परेरी नहीं है, बल्कि टाइम के साथ कंटिन्यू होती है। सोशल कम्युनिकेशन में चाइल्ड को कन्वर्सेशन, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन या अपनी नीड एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी हो सकती है। सोशल इंटरेक्शन में फ्रेंडशिप बनाना, रिलेशनशिप मेंटेन करना और सोशल सिचुएशन में अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना डिफिकल्ट हो सकता है। और रिस्ट्रिक्टिव रेपिटेटिव बिहेवियर में रिपीटेटिव मूवमेंट, वर्ड, रूटीन या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इंटेंस इंटरेस्ट देखा जा सकता है। और अगर बात करें RPWD एक्ट 2016 के कंटेक्स्ट में ASD क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो कि कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप को समझने की एबिलिटी को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकती है। इसके साथ अनयूजुअल, रिपीटेटिव और स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के पर्सपेक्टिव से इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे चाइल्ड को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग IP, क्लासरूम अकोमोडेशन, कम्युनिकेशन सपोर्ट, बिहेवियर इंटरवेंशन और इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत हो सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑटिज्म को स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है। स्पेक्ट्रम का सिंपल मीनिंग है वाइड रेंज या कंटिन्यूम, यानी कि ऑटिज्म हर इंडिविजुअल में सेम वे में अपीयर नहीं करता। किसी चाइल्ड की इंटेलिजेंस एवरेज या हाई हो सकती है और किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। किसी चाइल्ड की स्पीच फ्लुएंट हो सकती है, जबकि किसी दूसरे चाइल्ड की स्पीच डिलेड या वेरी लिमिटेड भी हो सकती है। सिमिलरली, किसी चाइल्ड को माइल्ड सपोर्ट चाहिए हो सकता है और किसी और को इंटेंसिव लाइफ लॉन्ग सपोर्ट चाहिए हो सकता है। एक क्लासरूम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सेम क्लास में दो स्टूडेंट हैं जिनको ऑटिज्म है। एक एकेडमिक्स में एक्सेलेंट हो सकता है, लेकिन फ्रेंडशिप और सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी हो सकती है, जबकि दूसरे स्टूडेंट को कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर, क्लासरूम पार्टिसिपेशन में ज़्यादा सपोर्ट चाहिए हो सकता है। दोनों को ASD है, लेकिन उनकी सपोर्ट और नीड्स डिफरेंट्स है। इसलिए स्पेक्ट्रम का मतलब डिफरेंट डिजीज नहीं, बल्कि सिम्टम, एबिलिटी, स्ट्रेंथ और सपोर्ट नीड्स में वेरिएशन होता है। अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। 1943 से पहले ऑटिज्म को एक सेपरेट कंडीशन के रूप में क्लियरली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। ऑटिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले चिल्ड्रंस को कभी चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, चाइल्डहुड साइकोसिस, डेफनेस या इमोशनल डिस्टर्बेंस के नाम से डायग्नोस किया जाता था। उस टाइम साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी लिमिटेड थी। एक बहुत हार्मफुल मिसकंसेप्शन ये भी था कि पुअर पेरेंटिंग या फिर पेरेंटल लव की कमी की वजह से ऑटिज्म होता है। रिसर्च के डेवलपमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती गई और ऑटिज्म को एक डिस्टिंक्ट न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। अब आते हैं लियो कैनर पर। डॉक्टर लियो कैनर ने 1943 में 11 चिल्ड्रन का ऑब्जर्वेशन किया और ऑटिज्म का साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने पुअर आई कांटेक्ट, सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी, अनयूजुअल एंड डिलेड स्पीच, स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर रूटीन्स और रिपीटेटिव बिहेवियर जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किए। कुछ चिल्ड्रन में एक्सीलेंट ग्रोथ मेमोरी भी देखी गई। केनर ने इस कंडीशन को अर्ली इन्फेंटाइल ऑटिज्म कहा, इसीलिए ही इन्हें फादर ऑफ क्लासिकल ऑटिज्म कहा जाता है। अब ऑटिज्म क्लासिफिकेशन का इवोल्यूशन समझते हैं। DSM-4 के टाइम पे ऑटिज्म रिलेटेड कंडीशंस को सेपरेट डिसऑर्डर्स के रूप में क्लासिफाई किया जाता था, जैसे कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, अस्पर्जर सिंड्रोम, PDD-NOS, रेट सिंड्रोम और चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। फिर DSM-5 2013 में पब्लिश हुआ, जिसमें कि क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया गया। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, अस्पर्जर सिंड्रोम, PDD-NOS और CDD को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंडर कंबाइन किया गया और डिफरेंट सबटाइप्स की जगह DSM-5 ने 3 लेवल ऑफ सपोर्ट इंट्रोड्यूस किए। लेवल 1 रिक्वायरिंग सपोर्ट, लेवल 2 रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट, लेवल 3 रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि रेट सिंड्रोम को ASD कैटेगरी से सेपरेट रखा गया है बिकॉज ऑफ इट्स जेनेटिक बेसिस।
ऑल्दो अर्ली चाइल्डहुड में ऑटिस्टिक लाइक फीचर अपीयर हो सकते हैं, पर फिर भी ये एक अलग कंडीशन है जो कि एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है। MECP2 जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब समझते हैं इटियोलॉजी सेक्शन। इसमें सबसे पहले है जेनेटिक फैक्टर्स। ASD का कोई सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ऑटिज्म पॉलीजेनिक है, यानी कि मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और जीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फैमिली स्टडीज में ऑटिज्म का फैमिलियल पैटर्न देखा गया है। अगर एक सिबलिंग को ऑटिज्म है तो रिस्क इंक्रीज हो सकता है। आइडेंटिकल ट्विंस में भी कोऑर्डिनेंस फ्रैटर्नल ट्विंस की कंपैरिजन में हायर देखी जा सकती है। रिसर्च में SHANK3, CHD8, SCN2A और CNTNAP2 जैसे जीन्स का एसोसिएशन डिस्कस किया गया है। आपको ये जीन नेम मेमोराइज नहीं करने हैं, बस ये याद रखना है कि ऑटिज्म पॉलीजेनिक है। नेक्स्ट भी है न्यूरोलॉजिकल कॉजेज ऑफ ऑटिज्म। ASD में ब्रेन डेवलपमेंट और फंक्शनिंग में डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। रिसर्च में ब्रेन कनेक्टिविटी, न्यूरल कम्युनिकेशन, साइनेप्स फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और फंक्शनल ब्रेन नेटवर्क्स में डिफरेंसेस डिस्कस किए गए हैं। इन डिफरेंसेस की वजह से सोशल क्यूज समझने, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सेंसरी प्रोसेसिंग, रेपिटेटिव बिहेवियर और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा कि ASD इज अ डिफरेंस इन ब्रेन डेवलपमेंट, नॉट इन ब्रेन डैमेज। इसलिए टीचिंग भी इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए विद विजुअल सपोर्ट, स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स और एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज। इसके बाद आता है प्रीनेटल एंड पेरीनेटल रिस्क फैक्टर। प्रीनेटल मतलब बर्थ से पहले के फैक्टर्स और पेरीनेटल मतलब बर्थ के अराउंड के फैक्टर्स। ये फैक्टर ऑटिज्म को डायरेक्टली गारंटी नहीं करते हैं, बट जेनेटिक फैक्टर्स के साथ ASD रिस्क इंक्रीज कर सकते हैं। प्रीनेटल के एग्जांपल्स है एडवांस्ड पेरेंटल एज, मैटरनल इन्फेक्शन सच एज रूबेला, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हार्मफुल केमिकल एक्सपोजर्स, सर्टेन मेडिकेशन और सीवियर मॉलन्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज इंक्लूड है। पेरीनेटल की बात करें तो प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, बर्थ कॉम्प्लिकेशन, ऑक्सीजन डेप्रिवेशन और नियोनेटल इन्फेक्शंस। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी है कि रिस्क फैक्टर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, ASD को गारंटी नहीं करते हैं। और रूबेला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर के रूप में याद रखिएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो प्रेगनेंसी, बर्थ या बर्थ के शॉर्टली आफ्टर डेवलपिंग ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में हो सकते हैं हार्मफुल सब्सटेंस का एक्सपोजर, मैटरनल इन्फेक्शन सच एज रूबेला, एयर पोल्यूशन और एडवांस्ड पेरेंटल एज। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। Environmental factor are risk factor, not direct dependent causes of autism. As a special educator, हमें पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना है। फोकस होना चाहिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन एंड पेरेंट काउंसलिंग पर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी कि मिथ एंड फैक्ट। सबसे कॉमन मिथ है कि वैक्सीन, स्पेशली MMR वैक्सीन, ऑटिज्म कोज करते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि वैक्सीन ऑटिज्म कोज नहीं करते हैं। सेकेंड मिथ है पुअर पेरेंटिंग या पेरेंटल लव की कमी से ऑटिज्म होता है, बट अगेन दिस इज फॉल्स बिकॉज ऑटिज्म इज अ न्यूरोडेवलपमेंटल कंडीशन। थर्ड मिथ है एवरी चाइल्ड विद ऑटिज्म हैज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि इंटेलिजेंस ASD में वाइडली वेराई कर सकती है। और फोर्थ मिथ है ऑटिज्म कंप्लीटली क्योर हो सकता है, बट अगेन दिस इज रॉन्ग। ऑटिज्म का कंप्लीट क्योर नहीं है, बट अर्ली इंटरवेंशन, स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बिहेवियरल इंटरवेंशन फंक्शनिंग को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं क्लासिकल ऑटिज्म के बारे में। ये ऑटिस्टिक डिसऑर्डर भी कहा जाता था और DSM-4 में ये ऑटिज्म का मेजर फॉर्म था। टिपिकली सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और बिहेवियर में सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज होती थी, ऑफन बिफोर द एज ऑफ 3। सोशल इंटरेक्शन में पुअर आई कॉन्टैक्ट, पीयर में लिमिटेड इंटरेस्ट, नेम कॉल करने पर रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स और इमोशन शेयर करने में डिफिकल्टी होना, कम्युनिकेशन में डिले, लिमिटेड वर्बल कम्युनिकेशन, इकोलैलिया और कन्वर्सेशन इनिशिएट करने में डिफिकल्टी होना, रेस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव एनवायरनमेंट में हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग, टॉयज को लाइन में लगाना और रूटीन्स को स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के साथ इंक्लूड करना हो सकता है। एजुकेशनली स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम, विजुअल शेड्यूल्स, कम्युनिकेशन सपोर्ट, बिहेवियर इंटरवेंशन और IP हेल्पफुल हो सकते हैं। अब बात करते हैं एस्पर्जर सिंड्रोम की, जो कि DSM-4 में रिलेटिवली माइल्डर फॉर्म ऑफ ऑटिज्म के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। यूजुअली इंटेलिजेंस एवरेज या अबव एवरेज होती है, लेकिन सिग्निफिकेंट लैंग्वेज डिले नहीं होता है। लेकिन सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी प्रोमिनेंट होती है। चाइल्ड फ्लुएंटली बोल सकता है, वोकेबुलरी अच्छी हो सकती है, लेकिन जॉक, सरकाज़म, बॉडी लैंग्वेज या दूसरों की फीलिंग समझने में डिफिकल्टी हो सकती है।
फ्रेंडशिप बनाना डिफिकल्ट हो सकता है और कन्वर्सेशन वन साइडेड हो सकती है। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट भी कॉमन फीचर थे, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन्स, मैप्स, कंप्यूटर्स, स्पेस या मैथमेटिक्स। एजुकेशनल सपोर्ट का फोकस सोशल स्किल्स, ग्रुप वर्क, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और फ्लेक्सिबल थिंकिंग पर हो सकता है। इसलिए आपको याद रखना होगा कि एस्पर्जर सिंड्रोम की 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, नॉर्मल या अबव एवरेज IQ, नो लैंग्वेज डिले, सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट। DSM-4 में ये एक मेजर फॉर्म में था, लेकिन DSM-5 में ये ऑटिज्म के अंदर ही इंक्लूडेड है, इसका कोई सेपरेट डायग्नोसिस नहीं है। अब समझते हैं PDD-NOS। इसका फुल फॉर्म है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसका यूज उन चिल्ड्रन के लिए किया जाता था जिनके अंदर ऑटिज्म के कुछ फीचर्स होते थे, लेकिन किसी स्पेसिफिक ऑटिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर के कंप्लीट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट नहीं होते थे। इसे कभी कभी अटिपिकल ऑटिज्म भी कहा जाता था। कैरेक्टरिस्टिक्स में माइल्ड सोशल डिफिकल्टीज, सम कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम और लिमिटेड रेपिटेटिव बिहेवियर हो सकते हैं। सिम्टम चाइल्ड टू चाइल्ड वेराई करते हैं। एजुकेशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेबल से ज्यादा फोकस कीजिए कि चाइल्ड की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और नीड्स क्या है। DSM-5 में इसका भी कोई सेपरेट डायग्नोसिस नहीं है, ये ASD का ही एक पार्ट है। अब समझते हैं रेट सिंड्रोम को। ये एक रेयर जेनेटिक न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि मेनली गर्ल्स को अफेक्ट करता है। इसका मेजर एसोसिएशन MECP2 जीन म्यूटेशन से है। इनिशियली डेवलपमेंट रिलेटिवली नॉर्मल हो सकता है, पर्टिकुलरली फर्स्ट 6 to 18 मंथ्स के पीरियड में। उसके बाद प्रीवियसली एक्वायर्ड स्किल्स में रिग्रेशन हो सकता है, यानी वो कम होती चली जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स में लॉस ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, पर्पसफुल हैंड यूज में लॉस और रिड्यूस सोशल इंटरेक्शन, और कैरेक्टरिस्टिक्स में हैंड रेगिंग मूवमेंट्स देखी जाती हैं। अदर फीचर्स में स्लो हेड ग्रोथ, वॉकिंग डिफिकल्टीज, सीजर्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ब्रीथिंग इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। एजुकेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, AAC और IEP। And you need to remember the exception that it is not included under ASD in DSM-5. Next we have childhood disintegrative disorder यानी कि CDD। इसको हेलर सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस कंडीशन में चाइल्ड इनिशियली एटलीस्ट 2 इयर्स तक रिलेटिवली नॉर्मल डेवलपमेंट शो करता है। उसके बाद प्रीवियसली एक्वायर्ड स्किल्स में सिग्निफिकेंट रिग्रेशन शुरू होता है, जैसे लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन, प्ले, ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल, अडेप्टिव बिहेवियर और मोटर स्किल्स। और अगर DSM-5 के स्टेटस की बात की जाए तो ये ASD में इंक्लूडेड है। अब हम समझते हैं ASD के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लासरूम पर्सपेक्टिव से। ASD में चाइल्ड को वर्ड्स आते हुए भी ये डिफिकल्टी हो सकती है कि हाउ, व्हेन एंड व्हाई जैसे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाते हैं। कॉमन डिफिकल्टीज हैं पुअर आई कॉन्टैक्ट, नेम कॉल करने पर इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स, कन्वर्सेशन स्टार्ट या मेंटेन करने में डिफिकल्टी, जेस्चर का लिमिटेड यूज और इमोशन समझने में डिफिकल्टी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टीचर पूछती है हाउ वाज योर वीकेंड। चाइल्ड डायरेक्टली ट्रेन बोलता है और फिर सिर्फ ट्रेन्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ इशू वोकैबुलरी का नहीं, सोशल एप्रोप्रिएट रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन का है। इसके बाद आता है RRBs, ऐसे बिहेवियर जो रिपीटेटिव हैं और इन्हें चेंज करना या स्टॉप करना चाइल्ड के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। एग्जाम्पल में है हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग, स्पिनिंग या फिंगर मूवमेंट्स। स्पीच भी रिपीटेटिव हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल इकोलेलिया, रिपीटेड क्वेश्चंस या फिर सेम सेंटेंस बार बार बोलना। रिजिड रूटीन्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर डेली रूटीन चेंज होने पर चाइल्ड एक्सट्रीमली अपसेट हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि उसे सेमनेस चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैप, फैन, नंबर, ट्रेन या डायनासोर में एक्सट्रीम इंटरेस्ट। क्लासरूम एग्जाम्पल, स्टूडेंट हर दिन सेम चेयर पर बैठना इंसिस्ट करता है और किसी और चेयर पर उसे बैठने में डिस्ट्रेस होता है। और सेंसरी प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइल्ड को इन्फॉर्मेशन रिसीव, ऑर्गेनाइज और रिस्पॉन्ड करना इन्हीं से आता है। ASD में सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपोसेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में चाइल्ड लाउड साउंड पर ईयर कवर कर सकता है, ब्राइट लाइट्स अवॉइड कर सकता है, कुछ टेक्सचर्स को डिसलाइक कर सकता है और स्पेसिफिक फूड रिफ्यूज कर सकता है। जबकि हाइपोसेंसिटिविटी में चाइल्ड पेन को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट सीख कर सकता है, रिपीटेटिवली स्पिनिंग एंजॉय कर सकता है या फिर ऑब्जेक्ट्स को फ्रीक्वेंटली टच कर सकता है। क्लासरूम में सेंसरी ब्रेक्स, क्वाइट स्पेस, फ्लेक्सिबल सिटिंग, विजुअल सपोर्ट और इंडिविजुअल सेंसरी अकोमोडेशन यूजफुल हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हाइपर मीन ओवर रिस्पॉन्सिव एंड हाइपो मीन्स अंडर रिस्पॉन्सिव। अब क्वेश्चन है, ASD वाले चिल्ड्रन को स्पेशल एजुकेशनल सपोर्ट क्यों चाहिए?
बिकॉज कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, बिहेवियर, सेंसरी प्रोसेसिंग और अडेप्टिव फंक्शनिंग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसलिए टीचिंग इंडिविजुअलाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नीड्स है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, फिक्स्ड रूटीन्स, ऑर्गेनाइज सिटिंग और क्लियर इंस्ट्रक्शन। कम्युनिकेशन के लिए विजुअल सपोर्ट, सिंपल लैंग्वेज और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एएसी और पीईसीएस का यूज किया जा सकता है। सोशल स्किल्स के लिए पीयर इंटरेक्शन, टर्न टेकिंग, ग्रुप एक्टिविटीज और सोशल स्टोरीज हेल्पफुल हो सकते हैं। बिहेवियर सपोर्ट में पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान और एफबीए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली पार्टिसिपेशन। होम और स्कूल में कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज होने से चाइल्ड को बेटर सपोर्ट मिल सकता है। इसके बाद है अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मेन बेनिफिट, अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन कम्युनिकेशन, लर्निंग, बिहेवियर और अडेप्टिव स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, जैसे कि सोशल स्माइल का एब्सेंस, पुअर आई कांटेक्ट, नेम रिस्पॉन्स का लैक या फिर पॉइंटिंग या वेविंग जैसे चीजों का एब्सेंस और लिमिटेड बैबलिंग। 2 to 5 इयर्स में ये डिलेड स्पीच हो सकती है, रेपिटेटिव प्ले हो सकता है, प्रिटेंड प्ले का एब्सेंस हो सकता है, लिमिटेड पीयर इंटरेक्शन हो सकता है और अनयूजुअल सेंसरी रिस्पॉन्स देखे जा सकते हैं। स्कूल एज पर फ्रेंडशिप डिफिकल्टीज, रिजिड बिहेवियर, क्लासरूम रूटीन्स फॉलो करने में डिफिकल्टी और इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर असेसमेंट की बात करें तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें चाइल्ड की स्ट्रेंथ, नीड, फंक्शनिंग और सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, एजुकेशनल प्लानिंग, आईपी डेवलपमेंट, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग और ट्रांजिशनल प्लानिंग। असेसमेंट मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के थ्रू होना चाहिए, तो उसमें पीडियाट्रिशियन, साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर शामिल हों। असेसमेंट के टाइप्स है स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक, एजुकेशनल एंड फंक्शनल। स्पेशल एजुकेटर स्पेशली एजुकेशनल और फंक्शनल असेसमेंट में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट इंडियन असेसमेंट टूल ईसा, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। ईसा को निपिड सिकंदराबाद ने डेवलप किया था। ईसा के 6 डोमेन्स होते हैं, सोशल रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी, इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस, स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, बिहेवियर पैटर्न्स, सेंसरी एस्पेक्ट्स और कॉग्निटिव कंपोनेंट। इसके अंदर टोटल 40 आइटम्स होती हैं और ईच आइटम की स्कोरिंग 1 to 5 के बीच में होती है। हायर स्कोर मतलब हायर सीवियरिटी। इसके बाद है INDT-ASD, यानी कि इंडियन डायग्नोस्टिक टूल फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया में डेवलप्ड डायग्नोस्टिक टूल है जो DSM-5 के क्राइटेरिया के बेसिस पर ASD की आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस में यूज होता है। इसका पर्पस ASD डायग्नोसिस में हेल्प करना, स्टैंडर्डाइज क्लिनिकल असेसमेंट प्रोवाइड करना और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करना होता है। मेजर एरियाज इंक्लूड होते हैं जैसे कि सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स और डेवलपमेंटल हिस्ट्री। ये मेनली साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के कंटेक्स्ट में यूज होता है। नेक्स्ट है कार्स, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। कार्स एक बिहेवियरल रेटिंग स्केल है जो कि ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शन के थ्रू ऑटिज्म आइडेंटिफाई करने और सीवियरिटी एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। इसमें सोशल रिलेशनशिप, इमोशनल रिस्पॉन्स, बॉडी यूज, ऑब्जेक्ट यूज, अडेप्टेशन टू चेंज, लिसनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्टिविटी लेवल और इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स जैसे एरियाज एसेस किए जाते हैं। स्कोरिंग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हायर स्कोर इंडिकेट करता है ग्रेटर सीवियरिटी को। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स, ADOS-2, ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, सेकेंड एडिशन। ADOS-2 को ASD असेसमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट माना जाता है। इसमें स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज के थ्रू कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, प्ले, इमेजिनेशन और रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया जाता है। डिफरेंट मॉड्यूल्स चाइल्ड की एज और लैंग्वेज एबिलिटी के अकॉर्डिंग अवेलेबल होते हैं। इसका पर्पस क्लिनिकल डायग्नोसिस और बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें अगर क्वेश्चन आता है गोल्डन स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन टूल फॉर ASD, तो आप सिंपली आंसर करेंगे ADOS-2 और ये ट्रेंड प्रोफेशनल्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है ADIR, ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रिवाइज्ड। ADOS-2 ऑब्जर्वेशन बेस्ड है जबकि ADIR एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू टूल है। इसमें पेरेंट्स या प्राइमरी केयर गिवर्स से चाइल्ड की डिटेल डेवलपमेंटल हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है, जिसमें कि मेजर एरियाज हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, सोशल डेवलपमेंट और बिहेवियरल पैटर्न्स। ये हमें एक डिटेल डेवलपमेंटल हिस्ट्री प्रोवाइड करता है जिससे कि ASD के सिम्टम्स कंफर्म होते हैं एंड देन आगे डायग्नोसिस और इवैल्यूएशन में इसका सपोर्ट होता है। अब आते हैं अर्ली स्क्रीनिंग टूल यानी कि MCHAT, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स।
इसका पर्पस है टॉडलर्स में एएसडी के पॉसिबल रिस्क को आइडेंटिफाई करना और फर्दर डिटेल असेसमेंट के लिए रेफरल डिसाइड करने में हेल्प करना। ये 16 टू 30 मंथ्स के टॉडलर्स के लिए डिजाइंड है। एमचैट एक पेरेंट क्वेश्चनेयर है जिसमें कि चाइल्ड के बिहेवियर के रिगार्डिंग यस या नो रिस्पॉन्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है VABS, और आपको याद होगा कि हमने इसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये एडेप्टिव बिहेवियर एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस पर फोकस करता है। ये असेस करता है कि चाइल्ड एवरीडे में कितना इफेक्टिवली फंक्शनल स्किल परफॉर्म करता है। डोमेन्स में कम्युनिकेशन, डेली लिविंग स्किल्स, सोशलाइजेशन, मोटर स्किल्स इंक्लूड हो सकते हैं। इन्फॉर्मेशन पेरेंट, केयर गिवर और अप्रोप्रिएट सिचुएशन में टीचर से कलेक्ट की जाती है। एजुकेशनली VABS IEP प्लानिंग, फंक्शनल गोल सेटिंग, ट्रांजिशनल प्लानिंग और इंडिपेंडेंस मेजर करने में यूजफुल है। FBA भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा तो इसका पर्पस ये देखना नहीं है कि चाइल्ड का क्या बिहेवियर है। इसका मेन पर्पस ये चेक करना कि वो बिहेवियर क्यों हो रहा है। यानी कि FBA चैलेंजिंग बिहेवियर का रीजन आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट प्लान बनाने में, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर रिड्यूस करने में और रिप्लेसमेंट बिहेवियर टीच करने में हेल्प करता है। इसका फेमस ABC मॉडल यूज होता है। A मीन्स एंटीसीडेंट, बिहेवियर से पहले क्या हुआ। B मीन्स बिहेवियर, चाइल्ड ने एग्जैक्टली क्या किया। C मीन कॉन्सिक्वेंस, यानी कि बिहेवियर के बाद क्या हुआ। नेक्स्ट है CBA। ये बहुत फेमस अप्रोच है जो मोस्टली डिसेबिलिटी में हम यूज करते आ रहे हैं। इसमें चाइल्ड का परफॉर्मेंस उसी स्कूल के करिकुलम के बेसिस पर असेस किया जाता है जो क्लासरूम में एक्चुअली टीच हो रहा है। यानी कि इसका पर्पस एकेडमिक परफॉर्मेंस असेस करना है, लर्निंग प्रोग्रेस मॉनिटर करना है, टीचिंग स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करना है और IP गोल्स को प्लान करना है। इसके एरियाज हैं रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और क्लासरूम पार्टिसिपेशन। CBA कंटिन्यूअस फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो आप सिंपल डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि असेसमेंट बेस्ड ऑन द एक्चुअल स्कूल करिकुलम, और इसके रिजल्ट्स टीचिंग को लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं एरियाज ऑफ असेसमेंट इन ASD। तो हमारे मेजर एरियाज है कम्युनिकेशन स्किल, सोशल स्किल्स, बिहेवियर, अडेप्टिव बिहेवियर, सेंसरी प्रोसेसिंग, एकेडमिक स्किल्स, मोटर स्किल्स एंड वोकेशनल रेडीनेस। ये पॉइंटर्स हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। आई होप इसको एक्सप्लेन करने की दोबारा नीड नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर ASD। अब असेसमेंट के बाद हम इंटरवेंशन और टीचिंग अप्रोचेस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है चाइल्ड सेंटर अप्रोच। इसमें चाइल्ड की स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, नीड्स और लर्निंग पेस के अकॉर्डिंग प्लान होनी चाहिए। सेकेंड है इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, बिकॉज एवरी चाइल्ड विद ASD इज डिफरेंट, इसलिए IEP के थ्रू इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअलाइज होनी चाहिए। थर्ड है स्ट्रक्चर टीचिंग, जो आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि प्रेडिक्टेबल रूटीन्स होने चाहिए, ऑर्गेनाइज क्लासरूम, विजुअल शेड्यूल एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन। फोर्थ है फंक्शनल करिकुलम, जिसमें डेली लिविंग स्किल्स, फंक्शनल कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को टीचिंग का पार्ट बनाना चाहिए। फिफ्थ है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्ले, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, डेमोन्स्ट्रेशन और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्निंग। और सिक्स्थ है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें कि रीजनेबल अकोमोडेशन, पीयर सपोर्ट और कोलैबोरेटिव टीचिंग के थ्रू चाइल्ड जर्नल क्लासरूम में पार्टिसिपेट करता है। अब आ गया है वेरी हाई यील्ड सेक्शन, यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। सबसे पहला है ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ABA लर्निंग प्रिंसिपल और रीइंफोर्समेंट को यूज करके डिजायरेबल बिहेवियर इंक्रीज और चैलेंजिंग बिहेवियर रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है टीच, यानी कि ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। इसमें स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम, विजुअल शेड्यूल, ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट और इंडिपेंडेंट लर्निंग पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है PECS, यानी कि पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। पिक्चर कार्ड्स एक्सचेंज करके कम्युनिकेशन डेवलप करने में हेल्प करता है। उसके बाद है DTT, यानी डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग। इसमें स्किल्स को स्मॉल स्ट्रक्चर स्टेप में रिपीटेड ट्रायल्स के साथ टीच किया जाता है। बेसिक सीक्वेंस याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन, रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट। इसके बाद है PRT, यानी कि पिवोटल रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट। प्ले बेस्ड और चाइल्ड लेड इंटरवेंशन है जो कि मोटिवेशन, इनिशिएशन, सेल्फ मैनेजमेंट और रिस्पॉन्डिंग को मल्टीपल क्यूज जैसे पिवोटल एरियाज पर फोकस करता है। सोशल स्टोरीज होती है शॉर्ट पर्सनलाइज स्टोरीज, जिसके थ्रू बच्चों को सोशल सिचुएशंस और एक्सपेक्टेड बिहेवियर समझाए जाते हैं। उसके बाद वीडियो मॉडलिंग, इसमें चाइल्ड को करेक्ट बिहेवियर दिखाया जाता है और उस बिहेवियर को इमिटेट करने का कंसेप्ट सिखाया जाता है। यहाँ एक मेमोरी ट्रिक भी है कि अ टीचर प्रोवाइड्स डेली प्रैक्टिस सो विजिबली। अ से ABA, टी से टीच, प्रोवाइड से PECS, डेली से DTT, प्रैक्टिस से PRT,
सो से सोशल स्टोरीज और वी से वीडियो मॉडलिंग। चलिए अब समझते हैं कम्युनिकेशन इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। इसमें सबसे पहले आता है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, यानी कि रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन और कन्वर्सेशन स्किल इंप्रूव करने में हेल्प करना। देन आता है AAC, यानी कि ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन बोर्ड्स, पिक्चर कार्ड, स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस, मोबाइल कम्युनिकेशन एप्स, इन सब का यूज करना एज अल्टरनेटिव मेथड्स। PECS हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, यानी कि FCT। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर के लिए एक बच्चा रो रहा है तो उसको वाटर बोलने की जगह पिक्चर पॉइंट करना या फिर कम्युनिकेशन कार्ड यूज करना सिखाया जाएगा। उसके बाद है विजुअल सपोर्ट्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि विजुअल सपोर्ट में आ जाते हैं विजुअल शेड्यूल, फर्स्ट देन बोर्ड्स, चॉइस बोर्ड्स और कम्युनिकेशन कार्ड्स, ये सब, जिससे कि डेली रूटीन में और एक्सपेक्टेशन अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो जाए। इसके बाद है क्लासरूम अडेप्टेशन एंड इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज फॉर ASD। इसमें सबसे पहले है स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, उसके बाद विजुअल सपोर्ट्स, उसके बाद क्लियर एंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस, सेंसरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स जैसे कि सॉफ्ट लाइटनिंग या काम कलर्स, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, टास्क अडेप्टेशन, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट एंड पीयर सपोर्ट एंड इंक्लूजन। इनके जो पॉइंटर्स है ये भी आप ऑलरेडी जानते ही हैं, तो इन्हें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर इंडिविजुअल विद ऑटिज्म। इसमें हम डेली लिविंग स्किल्स, फंक्शनल एकेडमिक्स, वर्क हैबिट्स, कम्युनिटी स्किल्स एंड सेल्फ एडवोकेसी की बात करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग से जब लर्नर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंप्रूव होती है तो करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, जिसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सब शामिल है। फिर क्रिएटिव ऑक्यूपेशन जैसे कि आर्टिस्ट, फोटोग्राफर एंड क्राफ्ट वर्क। थर्ड है सर्विस सेक्टर, जैसे कि बेकरी, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ऑफिस असिस्टेंट। उसके बाद फोर्थ है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, जैसे कि गार्डनिंग, नर्सरी वर्क, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑटिज्म वाले लर्नर्स ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि उनका वो इंटरेस्ट ऑफ स्किल बहुत हाई होता है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसमें होम बेस्ड बिजनेस भी वो कर सकते हैं या फिर सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में भी वो पार्ट ले सकते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर स्लाइड, जो कि है रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन ASD। सबसे पहला तो आप सभी जानते हैं असेसमेंट, उसके बाद एजुकेशनल प्लानिंग और साथ ही साथ टीचिंग एंड क्लासरूम सपोर्ट। ये तीन चीजें तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हमारा है बिहेवियर मैनेजमेंट, यानी कि FBA कंडक्ट करना और इम्प्लीमेंट करना PBS स्ट्रैटेजीज। उसके बाद है कोलैबोरेट करना फैमिली के साथ, जिसमें कि पेरेंटल काउंसलिंग, होम स्कूल कोऑर्डिनेशन और पेरेंट ट्रेनिंग शामिल है, जो हमें करना होता है। उसके बाद है ट्रांजिशन एंड वोकेशनल प्लानिंग, प्रिपेयर करना लर्नर्स को कि वो हायर एजुकेशन अचीव कर सके, एम्प्लॉयमेंट पा सके और अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग को आगे कंटिन्यू कर सके। उसके बाद आता है एडवोकेसी, कि हमें प्रमोट करना है इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स अंडर द RPWD Act 2016. So always remember, the special educator is a teacher, assessor, planner, counselor, collaborator, behavior manager, advocate and facilitator who works closely with the multidisciplinary team and the family. Now we have the MCQ part. यहाँ पे आपको टोटल 15 MCQ दिख रहे हैं। हर स्लाइड में 5 MCQs है। आप सोच समझ के इनके आंसर्स अपने नोटबुक में नोट कीजिए और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। ये रही आंसर की, इससे आप अपने आंसर मैच कीजिए और मुझे स्कोर जरूर बताइएगा। So yeah, thank you for watching and learning with us. Your support motivates us to create better content for you. Do like, subscribe, share and comment. Also press the bell icon to stay updated with our latest videos. And on day 20, we will be covering cerebral palsy, nature, assessment and functional difficulties. So stay tuned, keep learning, keep supporting. Let's grow together. See you on day 20.